हरे भरे जंगलों के बीच प्रकृति की धुन पर हर्ष और उल्लास में थिरकते कोरकू जनजाति के लिए जीवन किसी उत्सव से कम नहीं। इनके रीति रिवाज, परंपराएं और उत्सव सभी प्रकृति के साथ इनकी गहन सहजीवन को दर्शाता है। प्रकृति के द्वारा मिलने वाले उपहारों के प्रति यह समुदाय तहे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करता है। हर साल ज्येष्ठ महीने में कोरकू डोडबली नामक पारंपरिक अनुष्ठान के जरिए वर्षा के आगमन की प्रार्थना और उसके स्वागत की तैयारी करते हैं। डोडबली, जिसका शाब्दिक अर्थ मेंढकों की शादी है, एक मनोरंजक और पारंपरिक रस्म है जिसमें कोरकू बच्चे समय पर बारिश की कामना के लिए वर्षा देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। वे जामुन के पत्तों को अपने शरीर पर बांधकर गांव भर में नाचते गाते घर घर से अनाज इकट्ठा करते हैं। अगले दिन जंगल में वो एकत्रित अनाज को पकाते हैं। फिर भोजन ग्रहण करने के पूर्व बच्चे प्रकृति और उसमें मौजूद जीवात्माओं का शुक्रिया अदा करते हैं। सावन महीने के हरियाली अमावस्या के दिन कोरकू समुदाय पोला नामक त्योहार मनाते हैं। बैल, जो इस समुदाय के लिए खेती और आजीविका का आधार है, इस त्योहार और इससे जुड़े दूसरे रीति रिवाजों का केंद्र होता है। उत्सव और रोमांच से परे ये त्योहार प्रकृति, मनुष्य और जानवरों के बीच की साझेदारी और पारस्परिक संबंध को दर्शाते हैं, उसका जश्न मनाते हैं। पोला के अगले दिन सावन के आगमन की खुशी में समुदाय के लोग गांव भर में रंग बिरंगे फूलों से सजे झूलों को बांधते हैं। कोरकू महिलाएं और बच्चियां इन झूलों पर झूलते हुए पारंपरिक गीतों को गाती हैं। इस हंसी ठिठोली के बीच पारंपरिक गीत गाती महिलाएं अपने आने वाली पीढ़ी को अपने समुदाय की परंपराओं से मौखिक तौर पर रूबरू करवाती हैं। फूलों से सजे झूले और झूलों पर झूलती गाती महिलाएं और बच्चियां पूरे समुदाय के लिए खुशी, प्रचुरता और प्रकृति के साथ कभी न टूटने वाले संबंध का प्रतीक है, जो सावन महीने की सुंदरता को दोगुना कर देता है। कोरकू समुदाय जो प्रकृति से तालमेल बैठाकर जीवन जीता है, वो बदलाव का अर्थ भी अच्छे से समझता है। इसलिए शायद सावन के महीने भर के उत्सव पर डंडा नाच के माध्यम से पूर्ण विराम लगाया जाता है। इस नाच की प्रस्तुति के लिए समुदाय के पुरुष एकत्र होते हैं और अपने नाच के माध्यम से समुदाय की एकता और शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रदर्शन के दौरान कोरकू पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में पूरे गांव में घूमते हैं, नाचते हैं और फूलों से सजे झूलों को तोड़ते हैं। झूला तोड़ने की यह परंपरा मनोरंजन नहीं, बल्कि सावन के समापन का प्रतीक होता है। महिलाएं और लड़कियां झूलों के भंजन का पुरजोर विरोध करती हैं, और करे भी क्यों ना, आखिर ये झूले उनके लिए खुशी और समृद्धि का प्रतीक थे। झूलों के तोड़ने की यह प्रक्रिया सावन और सावन के साथ जुड़ी
खुशियों के भी अंत का प्रतीक होता है, जिसे देखकर कुछ महिलाएं काफी भावुक हो जाती हैं। इन सब के बीच अंतिम अनुष्ठान का वक्त आता है। महिलाएं टूटे झूलों के बल्लों को इकट्ठा करती हैं और गांव के पुजारी पड़िहार के द्वारा बल्लों के गट्ठर की पूजा करने के बाद इन बल्लों को नदी या तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि हम प्रकृति से जो लेते हैं उसे प्रकृति को वापस भी देना होता है। कोरकू समुदाय में पड़िहार समुदाय आध्यात्मिक और शारीरिक चिकित्सक होते हैं। बीमारियों और विपत्तियों से छुटकारा दिलाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इनके अनुष्ठान समुदाय की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व का हिस्सा है। अनुष्ठान की बात हो और महुआ का जिक्र ना आए, ये तो संभव नहीं। कोरकू जनजाति के लिए महुआ का पेड़ समृद्धि और जीवन का प्रतीक है। इसके फूल पारंपरिक पेय, औषधीय उपयोग और आजीविका का स्रोत हैं। यह केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की मिसाल है। दूसरे सभी जंगल से जुड़े समुदायों की तरह कोरकू के लिए भी शिकार जीवन का एक अहम हिस्सा है। शिकार यहां सिर्फ भोजन प्राप्त करने का तरीका नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और पारिस्थितिकी ज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये लोग जरूरत के हिसाब से शिकार करते हैं, न कि शौकिया। शिकार किए गए जानवरों का उपभोग सम्मानपूर्वक किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रकृति का संतुलन न बिगड़े। इस तरह चाहे महुआ का पेड़ हो, पड़िहार के अनुष्ठान हो या पारंपरिक शिकार के तरीके, हर परंपरा समुदाय की संस्कृति, पहचान और प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाती है। फसल कटाई से घर बनाने तक, शिकार से और दूसरे कई कार्यों में भी कोरकू समुदाय अपने पूर्वजों और ईश्वर का स्मरण करता है। पूर्वज यहां समुदाय के रक्षक माने जाते हैं और ईश्वर समृद्धि के कारक। शायद इसलिए फसल की पहली पैदावार का अंश इन्हें अर्पित कर खेती में बढ़ोतरी की कामना की जाती है। इस समाज में कुलदेवता की भी काफी मान्यता है। मंदिर में कुलदेवता की पूजा में अक्सर ये लोग नारियल, चना और चारोली अर्पण कर उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। ये पूजा पूर्वजों के प्रति उनके सम्मान और पारिवारिक व सामुदायिक सांस्कृतिक के जुड़ाव का प्रतीक है। घर में नवजात बच्चे के जन्म पर परिवार और समुदाय के लोग जश्न मनाते हैं। बच्चे की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बुजुर्ग, महिलाएं और पड़िहार प्रार्थनाएं करते हैं। मां और बच्चे को औषधीय जड़ी बूटियों से स्नान कराया जाता है और बच्चे के संरक्षण के लिए काजल का टीका, ताबीज और धागा बांधा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह सभी उपाय नकारात्मक शक्तियों से बचाव करते हैं।
बाद में नामकरण समारोह के लिए परिवार और समुदाय के सदस्य इकट्ठा होते हैं। बच्चे का नामकरण आमतौर पर पूर्वजों के नामों से प्रेरित होता है। साथ ही देवताओं और धरती को अर्पण किया जाता है, जिससे बच्चे का जीवन समृद्ध और सुखद बना रहे। कोरकू समुदाय की ये परंपराएं केवल रस्में नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक सांस्कृतिक नदी है, जहां पूर्वजों की यादें प्रवाहित होती हैं, जहां प्रकृति की पूजा एक समर्पण के साथ की जाती है और जहां हर जीवन का स्वागत मंगल कामनाओं के साथ होता है। नवजात जब गोद में खिलखिलाता है तो प्रेम और सुरक्षा के साए में उसे बड़ा किया जाता है। यहाँ हर आरंभ, हर प्रयास श्रद्धा, भक्ति और सामूहिक एकता की छांव में खिलता है। ये परंपराएं केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि आने वाले समय की नींव है, जो हर पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ी रखती है और एक सुंदर, संतुलित भविष्य की ओर ले जाती है।